बंधुओं, मैं अनंत नादम पुनः स्वागत करता हूं आपका इस भय, रोमांच एवं रहस्यों से भरी दुनिया में। तो बिना किसी देरी के चलिए गोता लगाते हैं कथाओं के इस सागर में। बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की ओर। इंस्पेक्टर राठौर और उसके हवलदार कॉरिडोर में थे। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। अंदर से आती घुंघरुओं की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। एक गहरा जानलेवा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर सड़क पर पुलिस की ओर गाड़ियां आ चुकी थी। सायरन की नीली लाल रोशनी पूरी कॉलोनी की दीवारों पर नाच रही थी। एसीपी खुद मौके पर पहुंचे थे। दरवाज़ा तोड़ो, टीयर गैस तैयार रखो, एसीपी का आदेश गूंजा। स्पेशल फोर्स ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ने के लिए बैटिंग रैम का इस्तेमाल किया। धड़ाम, दरवाज़ा टूट कर गिर गया। पुलिस वाले बंदूकें तानकर अंदर घुसे। वे किसी भी हमले के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें कोई हमला नहीं मिला। कमरे के बीचों बीच जहाँ कुछ देर पहले वह पिशाचिनी हवा में उड़ रही थी, अब वहाँ तारा का शरीर फर्श पर बेसुध पड़ा था। उसके बाल जो कुछ देर पहले लोहे की तरह सख्त थे और सांपों की तरह लहरा रहे थे, अब शांत होकर फर्श पर एक काले कालीन की तरह बिछे हुए थे। तारा की सांसें बहुत धीमी चल रही थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। उसे दौरे पड़ रहे थे। मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस को लगा कि तारा को कोई मिर्गी का दौरा पड़ा है या मानसिक आघात, अंग्रेजी में कहें तो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। एसीपी चिल्लाया, यह बेहोश है, एम्बुलेंस बुलाओ, इसे मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत है। लेकिन यह सच नहीं था। तारा के शरीर के अंदर कामिनी जाग रही थी। कामिनी ने जानबूझकर अपने हमलों को रोक दिया था। उसने महसूस कर लिया था कि तारा का इंसानी शरीर इतनी ज़्यादा ऊर्जा को संभाल नहीं पा रहा। अगर वह और ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करती तो तारा का दिल फट सकता था और कामिनी अपना यह खूबसूरत नया घर यानी कि तारा का शरीर इतनी आसानी से खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने आत्मसमर्पण का नाटक किया। उसने अपनी चेतना को सिकोड़ लिया और तारा के शरीर को कोमा जैसी स्थिति में डाल दिया। यह उसकी चाल थी। वह जानती थी कि पुलिस वाले उसे जेल नहीं, अस्पताल ले जाएंगे। और अस्पताल तो नई ऊर्जा का भंडार है। वहाँ बीमार, कमज़ोर और डरते हुए लोग होते हैं। वहाँ मौत और जीवन का खेल चलता है। कामिनी ने सोचा, मुझे वहाँ ले चलो, मैं तुम्हारे विज्ञान के मंदिर को ही अपना खेल का मैदान बनाऊंगी। इसीलिए जब पैरामेडिक्स ने उसे स्ट्रेचर पर डाला और चमड़े की पट्टियों से बांधा तो उसने कोई विरोध नहीं किया। राठौर ने एम्बुलेंस में डॉक्टर को चेतावनी दी थी, इसे बांध कर रखना, ये बहुत खतरनाक है। डॉक्टर ने उसे हाई डोज सेडेटिव मतलब बेहोशी की दवा दे दी थी। दवा शरीर में गई, लेकिन कामिनी की चेतना पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह एम्बुलेंस के सफ़र का आनंद ले रही थी। सायरन की आवाज़ को संगीत की तरह सुन रही थी और सिटी हॉस्पिटल में अपने भव्य प्रवेश का इंतज़ार कर रही थी। अस्पताल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर के पहियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। इमरजेंसी, रास्ता छोड़िए, वार्ड बॉय चिल्ला रहा था। स्ट्रेचर पर तारा लेटी हुई थी। उसके हाथ और पैर चमड़े की पट्टियों से बंधे हुए थे। उसे बेहोश करने के लिए हेवी सेडेटिव के दो इंजेक्शन लगा दिए गए थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी खुली थी। वह बेहोश थी, लेकिन उसकी पुतलियां चारों तरफ घूम रही थी। हर गुजरते हुए डॉक्टर, नर्स और लाइट को रिकॉर्ड कर रही थी। और उसके बाल, स्ट्रेचर के पीछे एक अलग ट्रॉली में उसके बालों को रखा गया था। वे इतने भारी और लंबे थे कि उन्हें ज़मीन पर घिसटने नहीं दिया जा सकता था। दो नर्सों ने डरते डरते उन बालों को उठा रखा था। उन्हें लग रहा था कि वे बाल नहीं, बल्कि किसी अजगर की ठंडी खाल को पकड़े हुए हैं। सब इंस्पेक्टर राठौर, जिसकी गर्दन पर अभी भी काले निशान थे, डॉक्टर समीर के साथ दौड़ रहे थे। डॉक्टर समीर खुराना, शहर के सबसे बड़े न्यूरोसर्जन, एक घोर नास्तिक और विज्ञान के भक्त, और साथ ही एक दयालु व्यक्ति भी। इंस्पेक्टर, आप क्या बकवास कर रहे हैं? डॉक्टर समीर ने चलते चलते गुस्से में कहा। बालों ने हमला किया? हवा में उड़ रही थी। यह एक्यूट साइकोसिस का केस है। लड़की ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उसे शॉक थेरेपी की ज़रूरत है, झाड़ फूक नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राठौर हाँफ रहे थे।
गोली? उसने बालों से अपनी गोली रोक ली थी। आप रिस्क ले रहे हैं, उसके हाथ मत खोलिएगा। डॉक्टर समीर ने एक तुच्छ निगाह राठौर पर डाली। ये मेरा अस्पताल है इंस्पेक्टर, यहाँ विज्ञान चलता है, कहानियाँ नहीं। पेशेंट को MRI रूम में ले जाओ, मुझे उसके दिमाग का स्कैन चाहिए। मुझे लगता है कोई ट्यूमर है जो उसके व्यवहार को नियंत्रित कर रहा है। तारा को MRI मशीन की टेबल पर लटाया गया। MRI टेक्नीशियन राजीव थोड़ा परेशान था। सर, राजीव ने इंटरकॉम पर डॉक्टर समीर से कहा, स्कैन करने के लिए हमें इसका सिर मशीन के अंदर डालना होगा, लेकिन इनके बाल ये बहुत ज़्यादा है, सर मशीन में फंस सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में दिक्कत आ सकती है, हमें इन्हें काटना पड़ेगा। डॉक्टर समीर ने मंजूरी दी। तो काटो, पूरा सिर शेव कर दो, हमें क्लियर इमेज चाहिए। एक नर्स, सिस्टर लिली, एक सर्जिकल कैंची और रेजर लेकर आगे बढ़ी। तारा अभी भी शांत लेटी थी, पट्टियों से बंधी हुई। सिस्टर लिली ने तारा के बालों का एक मोटा गुच्छा हाथ में लिया। बाल बहुत ठंडे थे। सॉरी बेटा, लिली बुदबुदाई, इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। उसने कैंची चलाई। खच, जैसे ही धातु के कैंची के ब्लेड आपस में मिले, एक चिंगारी निकली। आह! सिस्टर लिली चिल्लाई और कैंची फेंक दी। कैंची फर्श पर गिरी। उसके ब्लेड लाल सुलग रहे थे, जैसे भट्टे से निकाले गए हों। लिली की उंगलियां जल गई थी। ये गर्म हो गई अचानक। डॉक्टर समीर कांच की दीवार के पीछे से ये सब देख रहे थे। क्या ड्रामा है? कैंची खराब होगी, दूसरी लाओ। इलेक्ट्रिक ट्रिमर लाओ। राजीव ने इलेक्ट्रिक ट्रिमर उठाया। उसने स्विच ऑन किया। मशीन की भनभनाहट गूंजी। वह तारा के सिर के पास गया। जैसे ही ट्रिमर तारा के कानों के पास पहुंचा, तारा के बालों में एक हलचल हुई। बालों की एक पतली सी लट जो किसी एंटीना की तरह खड़ी हो गई, सीधे ट्रिमर के मोटर में घुस गई। चर धड़ाम! ट्रिमर राजीव के हाथ में पड़ गया। प्लास्टिक के टुकड़े बिखर गए। राजीव को बिजली का जोरदार झटका लगा और वह पीछे जाकर दीवार से टकराया। MRI रूम में हड़कंप मच गया। तारा के होठों पर एक मुस्कान आई। उसने अपना सिर थोड़ा सा टेढ़ा किया और शीशे के पार डॉक्टर समीर को देखा। उसकी आंखों में एक चुनौती थी। और कोशिश करो डॉक्टर। डॉक्टर समीर के माथे पर पसीना आ गया। यह संभव है, बालों में करंट कैसे हो सकता है? लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। ठीक है, उन्होंने माइक पर कहा, बाल मत काटो, बस उसे जितना हो सके समेट कर मशीन में डालो। मुझे देखना है किसी दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मस्तिष्क का नक्शा। तारा को मशीन के अंदर स्लाइड किया गया। मशीन की धुक धुक और बीप बीप की आवाज़ें शुरू हुई। कंट्रोल रूम में डॉक्टर समीर कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठे थे। राठौर उनके पीछे खड़ा था, डरा हुआ। स्क्रीन पर इमेज बननी शुरू हुई। ग्रे रंग का ब्रेन स्कैन। ये देखिए, डॉक्टर समीर ने स्क्रीन पर उंगली रखी। फ्रंटल लॉब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एक मिनट, जैसे जैसे स्कैन गहरा होता गया, डॉक्टर समीर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये क्या है? स्क्रीन पर तारा की खोपड़ी के बाहर जो बाल थे, उनकी जड़ें खोपड़ी की हड्डी पर खत्म नहीं हो रही थी। स्कैन में साफ दिख रहा था कि काले रंग की जड़ें हड्डियों को भेद कर दिमाग के अंदर घुस चुकी थी। वे जड़ें किसी परजीवी की तरह थी। उन्होंने तारा के पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिमाग का वह हिस्सा जो सोचने समझने और चेतना का काम करता है, को जकड़ रखा था। हे भगवान! डॉक्टर समीर फुसफुसाए, ये ट्यूमर नहीं है, ये एक जाल है, न्यूरल वेब। ये कोई बाहरी चीज़ है जो इसके न्यूरॉन्स को कंट्रोल कर रही है। यह चिकित्सीय रूप से असंभव है। बाल हड्डी को छींक कर दिमाग में कैसे उग सकते हैं? राठौर ने धीरे से कहा। मैंने कहा था डॉक्टर साहब, ये विज्ञान नहीं है, ये कब्जा है। तारा की चेतना अंधेरे कुएं के अंदर थी। बाहर डॉक्टर स्कैन देख रहे थे, लेकिन तारा के मन के अंदर, तारा के असली दिमाग में एक अलग ही जंग चल रही थी। तारा को लग रहा था कि वह एक गहरे काले समुद्र में डूब रही है। चारों तरफ अंधेरा था। वह हाथ पैर मार रही थी, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वह लॉक इन सिंड्रोम जैसी स्थिति में थी। वह सब देख सकती थी, सब सुन सकती थी, लेकिन वह अपनी एक उंगली भी अपनी मर्जी से नहीं हिला सकती थी। उस अंधेरे में उसे अपने सामने एक विशाल मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा था। वह जाला बालों से बना हुआ था और उस जाले के बीचों बीच बैठी थी कामिनी। कामिनी का रूप वही था जो तारा ने आईने में देखा था, प्राचीन, क्रूर और बेहद सुंदर। तारा की चेतना चिल्लाई, मेरे दिमाग से निकल जाओ, यह मेरा शरीर है। कामिनी की हंसी तारा के दिमाग में गूंज उठी। तेरा शरीर नहीं प्यारी, शरीर तो बस एक किराए का घर है, जिसका कब्जा उसका घर। तारा एक कोढ़र थी। उसका दिमाग लॉजिक में चलता था। उसने सोचा, हर सिस्टम में एक लूप होल होता है। अगर मेरे दिमाग में है तो मैं इसे बाहर कर सकती हूँ।
तारा ने अपनी सारी इच्छा शक्ति को इकट्ठा किया। उसने अपने पुरानी यादों पर फोकस किया, अपने माता पिता, अपनी पहली कोडिंग जीत, अपनी आज़ादी की पहली स्कूटी राइड। मैं तारा हूँ, मैं तारा हूँ, मैं तारा हूँ। बाहर MRI रूम में तारा के हंसते शरीर की उंगलियाँ हिली। कंट्रोल रूम में बीप की आवाज़ तेज़ हो गई। कामिनी का चेहरा सख्त हो गया। विद्रोही, इतनी हिम्मत! कामिनी ने जाले का एक धागा खींचा। तारा की चेतना को एक भयानक दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को कोड़े से मारा हो। तारा की यादें धुंधली होने लगी। तेरा तर्क, तेरा विज्ञान यहाँ नहीं चलेगा, कामिनी ने कहा। मैं आदि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं भूख हूँ, मैं अंधेरा हूँ। कंट्रोल रूम में डॉक्टर समीर चिल्लाए। ब्रेन एक्टिविटी बढ़ रही है, यह सेडेटिव के बावजूद जाग रही है। MRI मशीन ने एक अजीब सी आवाज़ निकाली। यह सामान्य आवाज़ नहीं थी, यह मशीन के ओवरलोड होने की आवाज़ थी। मैग्नेटिक फील्ड अस्थिर हो रहा है। टेक्नीशियन चिल्लाया, हमें स्कैन रोकना होगा। नहीं, डॉक्टर समीर चिल्लाए, मुझे डेटा चाहिए। MRI रूम के अंदर तारा की आंखें पूरी तरह खुल गई। इस बार पुतलियाँ नहीं थीं, आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थीं। तारा ने अपना मुंह खोला और एक अमानवीय चीख निकाली। यह चीख इतनी ऊंची थी कि कंट्रोल रूम के कांच चटकने लगे। MRI की मशीन, जो कई टन भारी थी, अपनी जगह से हिलने लगी। तारा के बाल शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगे। वे मशीन के किनारों से बाहर बह रहे थे, जैसे काला लावा किसी ज्वालामुखी से बह रहा हो। बालों ने मशीन के कॉइल को जकड़ लिया। एक जोरदार धमाका हुआ। MRI मशीन से धुआं निकलने लगा। बिजली चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में हुआ। धमाका इतना भयंकर था कि कई किलोमीटर दूर तक आवाज़ गई। उसके बाल पूरे कमरे में फैल चुके थे। डॉक्टर समीर कांच के पीछे जड़ हो गए थे। उनका विज्ञान, उनकी डिग्रियां, उनका अहंकार सब उस अंधेरे कमरे में नंगा खड़ा था। तारा धीरे धीरे कांच की दीवार के पास आई। उसने अपना हाथ कांच पर रखा और फिर उसने डॉक्टर समीर की आंखों में देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, बीमारी मैं नहीं हूँ, बीमारी तुम हो, तुम्हारा घमंड है। अब मेरा इलाज करने की कोशिश भी मत करना। अब बस अपनी जान बचाने की कोशिश करो डॉक्टर। उसने कांच पर एक हल्का सा मुक्का मारा। बुलेट प्रूफ कांच मकड़ी के जाले की तरह चटक गया। राठौर ने डॉक्टर समीर का हाथ खींचा। भागिए डॉक्टर, अब यहाँ कोई साइंस नहीं बचा, अब हमें भगवान की ज़रूरत है। वे दोनों पिछले दरवाजे से भागे, जबकि पीछे से कांच टूटने की आवाज़ और एक पैशाचिक हंसी गूंज रही थी, जो पूरे अस्पताल की नींव हिला रही थी। बंधुओं, यहाँ पर हमारा इस कहानी का ये भाग समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए शंभो शंकर।